क्या हुआ? गुड मॉर्निंग शयन। एक बार बताओ, मैं ऑडिबल हूं, विजिबल हूं? शिवार्जुन गुड मॉर्निंग। रितिका, अभिषेक, तेजस, आयुष, अपूर्व, हिमांशु, शिवम, शीतल, गुड मॉर्निंग। खुशी, गुड मॉर्निंग। चलिए, क्लियर है सर। वेरी गुड। हम लोग लास्ट क्लास जर्नल लेजर ट्रायल बैलेंस कंप्लीट करके उनके क्वेश्चंस बना लिए थे हमने, और हम सब्सिडरी बुक के डिस्कशन में इंटर कर चुके थे, जहां हमने बोला कि सब्सिडरी बुक्स जर्नल ही है, बस ये जर्नल एंट्री की तरह हम मेंटेन नहीं करते, इनको रजिस्टर्स की तरह मेंटेन करते हैं। क्योंकि जर्नल में हम सारे ट्रांजैक्शन एक साथ मिक्स करके रिकॉर्ड करते हैं क्रोनोलॉजिकली। बहुत ऐसे ट्रांजैक्शंस होते हैं बिजनेस में जो रेगुलर बेसिस पे रिपीटेड हो रहे हैं, जिनके ऊपर एंटिटी प्रॉपर कंट्रोल रखना चाहता है। अगर वो सारे ट्रांजैक्शन हम जर्नल में मिला देंगे तो उन पर कंट्रोल रखना दिक्कत हो जाएगा, उनको प्रॉपरली कभी भी एनालाइज करना हो, देखना हो, ये मुश्किल रहेगा। तो ये जो फ्रीक्वेंटली आपके बिजनेस में बहुत सारे ट्रांजैक्शन हो रहे हैं सिमिलर नेचर के, उनको आप क्या कर सकते हो, सेपरेट रजिस्टर्स में रिकॉर्ड कर सकते हो, जिसको हम सब्सिडरी बुक बोलते हैं। हमने सब्सिडरी बुक के एग्जाम्पल देखे, कैश बुक, परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक, बीआर बुक, बीपी बुक, जर्नल प्रॉपर। कैश बुक में हम सारे रिकॉर्ड करते हैं कैश ट्रांजैक्शन, सारे कैश ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं, कैश एंड बैंक ट्रांजैक्शन। परचेज बुक में हम रिकॉर्ड करते हैं क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स। सेल्स बुक में हम रिकॉर्ड करते हैं क्रेडिट सेल्स ऑफ गुड्स। परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न में हम रिकॉर्ड करते हैं क्रेडिट परचेज रिटर्न एंड क्रेडिट सेल्स रिटर्न ऑफ गुड्स। बीआर बुक में हम रिकॉर्ड करते हैं जो बीआर हमने ड्रॉ किया है डेटर्स पर। बीपी बुक में हम रिकॉर्ड करते हैं जो बिल पेबल हमने एक्सेप्ट किया है क्रेडिटर पर। और अगर कोई भी ट्रांजैक्शन ऐसा है जिनके लिए कोई स्पेशल रजिस्टर नहीं है, वो सारे के सारे हम जर्नल प्रॉपर में दिखाते हैं, जिसको हम लोग नॉर्मल जर्नल भी बोलते हैं। जर्नल प्रॉपर में बाद बाकी सारे दूसरे ट्रांजैक्शन आ जाते हैं, इसीलिए जर्नल प्रॉपर को हम लोग बोलते हैं रेसिडुअल हेड। यहां पे बाद बाकी ट्रांजैक्शन जो किसी दूसरे में नहीं आ पाए, वो सारे के सारे हम जर्नल प्रॉपर में दिखाएंगे। जब आप कोई भी ट्रांजैक्शन के लिए सब्सिडरी बुक बनाना शुरू कर देते हो, ट्रांजैक्शन होते ही सबसे पहले आप उसको सब्सिडरी बुक में रिकॉर्ड करोगे। सब्सिडरी बुक में रिकॉर्ड करने के बाद आपको जर्नल में वापस नहीं जाना, आप सीधा वो ट्रांजैक्शन का लेजर पोस्टिंग करोगे। तो या तो आप ट्रांजैक्शन को सब्सिडरी बुक, फिर वहां से लेजर, या फिर उस ट्रांजैक्शन को जर्नल, जर्नल से लेजर। तो ये हमारा पूरा का पूरा साइकिल होगा। लेजर के बाद फिर ट्रायल बैलेंस, फाइनल अकाउंट जैसे चलता था चलेगा। बस पहला जो स्टेप है वो आप सब्सिडरी बुक बनाकर भी रिकॉर्ड कर सकते हो, नॉर्मल जर्नल में भी रिकॉर्ड कर सकते हो। वहां से सीधा चीजें जाएंगी लेजर, लेजर से ट्रायल बैलेंस एंड देयर। ये हमने चर्चा किया था लास्ट क्लास, इस पर हम लोग चर्चा कर रहे थे, बात कर रहे थे। आज हमारा मुद्दा होगा एक इंपॉर्टेंट सब्सिडरी बुक पढ़ना, जिसको हम लोग बोलते हैं कैश बुक। आज हम लोग कैश बुक बनाना सीखेंगे, आज हम लोग कैश बुक मेंटेन करना सीखेंगे, और कैश बुक समझने के बाद हम एक छोटे से इंपॉर्टेंट टॉपिक जो नया ऐड किया गया था न्यू सिलेबस में, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, उसको शुरू कर पाएंगे। तो अगर हम लोग कैश बुक सीख गए, हम लोग बैंकिंग ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करना सीख गए, तो फिर हम लोग बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाना सीखेंगे, और वहां से हम फिर बेसिक्स के सेकंड पार्ट में घुस जाएंगे। अभी हमारा बेसिक्स का फर्स्ट पार्ट चल रहा है, जहां हम लोग ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करना सीख रहे हैं। जब रिकॉर्डिंग वगैरह सीख जाएगा तो धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे और उन ट्रांजैक्शंस को एनालाइज करना शुरू करेंगे। मैंने एक क्वेश्चन आपको होमवर्क दिया था, क्वेश्चन नंबर 5। आपको ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है एमएम बेकरी का फॉर दी क्वार्टर जनवरी टू मार्च, प्रिपेयर्ड बाय एन इंटर्न, एक इंटर्न ने बनाया है। यू आर सीनियर अकाउंटेंट ऑफ द कंसर्न एंड हैज बीन गिवन रिस्पॉन्सिबिलिटी टू चेक द सेम एंड रीड्राफ्ट इफ इट रिक्वायर्ड। बोला आप चेक करो ट्रायल बैलेंस को, और लगता है रीड्राफ्ट करना तो रीड्राफ्ट करो। ठीक है, आइए सबसे पहले कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मतलब ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक, 7.5 लाख डेबिट। ये बिल्कुल सही है।
इसको कुछ नहीं करना, ये डेबिट साइड में ही रहेगा। क्लोजिंग स्टॉक, पहला बात तो क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में आएगा भी या नहीं? सर जनरली क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में नहीं आता है, बट सर क्योंकि अभी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया है, आपने क्लोजिंग स्टॉक को वहां पर डिडक्ट कर दिया है, तो आपको सर क्लोजिंग स्टॉक को अलग से दिखाना पड़ेगा। बट ये क्लोजिंग स्टॉक सर एसेट है, अगर एसेट है तो ये डेबिट साइड में आएगा सर, क्रेडिट साइड में इसको दिखाना सही नहीं है। ये जो हमारा क्लोजिंग स्टॉक है, दिट शुड कम ऑन द डेबिट साइड, इसको जो क्रेडिट साइड में दिखाया है वो गलत है। सन्ड्री डेटर्स, डेटर्स मतलब जिनसे पैसा लेना है, हमारे एसेट है, डेबिट साइड। सन्ड्री क्रेडिटर्स लायबिलिटी ठीक है, फिक्स्ड एसेट ठीक है। ओपनिंग स्टॉक, क्योंकि हमने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिखा दिया, इस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के अंदर ओपनिंग स्टॉक, परचेज, डायरेक्ट एक्सपेंस, क्लोजिंग स्टॉक सब कुछ आ जाते हैं। जब ऑलरेडी हमने ओपनिंग स्टॉक सीओजीएस के अंदर दिखा दिया है, तो ये वापस ओपनिंग स्टॉक हम नहीं दिखा सकते, ये वापस ओपनिंग स्टॉक हम नहीं दिखा सकते। कल हमने पढ़ा था, अगर क्लोजिंग स्टॉक, अगर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या एडजस्टेड परचेज आप दिखाते हो, तो जब ट्रायल बैलेंस बनेगा तो ट्रायल बैलेंस में आएगा सीओजीएस, ट्रायल बैलेंस में आएगा क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक और परचेज वापस ट्रायल बैलेंस में नहीं आएगा, सिर्फ सीओजीएस और क्लोजिंग स्टॉक आएगा। तो यहां से ओपनिंग स्टॉक को हटाना है। एक्सपेंसेस डेबिट बैलेंस होता है तो इसको डेबिट साइड में ले आओ। सेल्स क्रेडिट ठीक है, कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस होता है, इसको क्रेडिट साइड में ले जाओ। ये ट्रायल बैलेंस में इतनी सारी गलतियां थी, इतनी सारी गलतियां थी, हमने इन सबको ठीक कर लिया। अब आइए हम लोग ट्रायल बैलेंस को टोटल करते हैं। 7,50,000 क्या हो गया इसको, 7,50,000, 1,20,000, 1,80,000, 1,50,000, 60,000, ये मेरा टोटल आ गया 12,60,000। डेबिट साइड का टोटल 1,260, क्रेडिट साइड का टोटल 90,000, 9,00,000, 2,70,000, ये भी आ गया 12,60,000, ये भी आ गया 12,60,000। वेरी गुड शायन, खुशी, तेजस, वेरी गुड, शिवार्जुन, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अगर आप ये सब समझ पा रहे हो देन इट इज वेरी गुड, ट्रायल बैलेंस आप सीख गए हो। श्रुति, वेरी गुड। क्या मैं आगे चल सकता हूं? तो मैं यहां पे एग्जाम में नोट दे सकता हूं, ओपनिंग स्टॉक विल नॉट अपीयर इन ट्रायल बैलेंस एज इट इज ऑलरेडी इंक्लूडेड इन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ये नोट मैं दे सकता हूं। एंड क्लोजिंग स्टॉक विल अपीयर एज इट इज डिडक्टेड इन कंप्यूटिंग सीओजीएस। अपूर्व, आपको खुद को समझना है, ये नोट पढ़ के, ये नोट पढ़ के आपको खुद को समझना है, ठीक है? ये हैव टू ट्राई। ये मैंने नोट एकदम प्रॉपरली आपको लिखवाया था, आप ये नोट पढ़ेंगे, खुद से ट्राई करेंगे। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के अंदर ओपनिंग स्टॉक, परचेज ऑलरेडी आ चुके हैं, तो वो वापस ओपनिंग स्टॉक और परचेज नहीं आएंगे। हमने क्लोजिंग स्टॉक को डिडक्ट कर दिया, क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में आना ही नहीं चाहिए, हमने उसको डिडक्ट कर दिया। अब क्योंकि हमने उसको छेड़ दिया तो हमको उसको ट्रायल बैलेंस में डेबिट साइड में दिखाना होगा ताकि उसका इफेक्ट नलीफाई हो जाए। चलते हैं आगे। अब इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे डिस्कशन, हम लोग स्टार्ट करेंगे डिस्कशन। नेक्स्ट टॉपिक इसी में सब्सिडरी बुक में ही चलेगा मेरा, पॉइंट नंबर ई, कैश बुक। पॉइंट नंबर ई, कैश बुक। वैसे तो इंटर लेवल पे वेरी वेरी लेस चांसेस या ना के बराबर चांसेस कि आपको कैश बुक कभी भी वो बोले एग्जाम में बनाओ, नहीं आएगा एग्जाम में, कभी नहीं आएगा। बट ये कैश बुक मेरे लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि मेरे को आगे आपको बीआरएस पढ़ाना है, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, जिसका रास्ता कैश बुक के थ्रू गुजरता है। और आगे के कुछ चैप्टर्स में भी आपको कैश अकाउंट वगैरह पूछे जा सकते हैं, तो आपको कैश बुक बनाना आएगा तो आप इजीली उसको टैकल कर सकोगे। सबसे पहले कैश बुक होता क्या है? सर कैश बुक एक सब्सिडरी बुक है, एक रजिस्टर है जहां पर हम लोग सारे कैश एंड बैंक ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते हैं, सारे कैश एंड बैंक ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते हैं। नॉर्मली आप कोई भी बिजनेस एंटिटी में जाओगे ना, जनरली यू विल सी अ सेपरेटली मेंटेन्ड कैश बुक।
हाँ, हो सकता है, जरूरी नहीं है कैश और बैंक एक साथ मिला के किया हो। कैश का एक अलग रजिस्टर बना लिया हो, बैंक का एक अलग रजिस्टर बना लिया हो। अगर आपके एंटिटी के बैंक में 3 4 5 खाते हैं तो 5 के अलग 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 रजिस्टर बना लिए हो। बट आपको कैश और बैंक का सेपरेट रजिस्टर्स वगैरह दिखाई देगा, बिकॉज सर कैश एंड बैंक ऐसे ट्रांजैक्शन है ना जो बिजनेस में रेगुलर बेसिस पे होता ही है। आप रेगुलर बेसिस पे 10 जन से पेमेंट रिसीव करते हो, 10 जन को पेमेंट करते हो। ये जो आप पेमेंट रिसीव कर रहे हो, पेमेंट कर रहे हो, इससे आपका कैश बैंक इफेक्ट हो रहा है। अगर आप इसको प्रॉपरली रिकॉर्ड नहीं करोगे तो आप जानते हो कैश एक ऐसा एसेट है जो फंजिबल है। एक आदमी से दूसरे आदमी को ट्रांसफर बहुत इजीली हो सकता है। अगर आप प्रॉपर मेंटेन नहीं करोगे कैश बुक को, आप कंट्रोल एक्सरसाइज नहीं कर पाओगे अपने कैश ट्रांजैक्शन पर। आपको अपनी कैश पोजीशन सही से पता नहीं होगी। वो कैश पोजीशन सही से पता रखने के लिए आपको आपको हमेशा कैश बुक बनाना पड़ता है। तो कैश बुक वो सब्सिडरी बुक है जहां पर हम लोग कैश एंड बैंक ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं, कैश एंड बैंक ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं। ये जो हम लोग कैश एंड बैंक ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं कैश बुक में, हम 3 तरीके से कर सकते हैं, 3 तरीके से। एक होता है सिंगल कॉलम कैश बुक। जस्ट अ सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड। सॉरी। सबसे पहले हम लोग बना सकते हैं सिंगल कॉलम कैश बुक। सिंगल कॉलम कैश बुक क्या बोलता है कि आप जब कैश का बैंक का हिसाब मेंटेन करो, कैश के लिए एक अलग बुक बनाओ, एक सेपरेट बुक बनाओ, और बैंक के लिए आप एक सेपरेट बुक बनाओ। इससे क्या होगा, अगर आपके बहुत सारे कैश ट्रांजैक्शन है, बहुत सारे बैंक ट्रांजैक्शन है, आप प्रॉपरली उनको सेपरेटली रिकॉर्ड करोगे तो आपको उनके बारे में सारी चीजें पता रहेगी। हम लोग जैसे नवीन क्लासेस में हम लोग एक कैश बुक बनाते हैं, वैसे हम लोग कैश में फीस ना के बराबर लेते हैं। बट अब कोई बच्चे आ ही जाते हैं, बोलते हैं सर हम तो कैश में फी पे करेंगे। तो जो थोड़े बहुत बच्चे कैश में फी पे करते हैं और हमारे जो रिसीव पेमेंट्स वगैरह होते हैं, अगर हम लोग कैश में पेमेंट्स वगैरह करते हैं तो उसके लिए हमने एक कैश बुक डाल रखी है, सो दैट हम प्रॉपर अकाउंटिंग कर सके कैश कहां से आया, कैश कहां गया। क्योंकि मैं खुद पर्टिकुलरली मैं खुद गल्ले पर नहीं बैठता, मैं खुद नहीं बैठता रिसेप्शन पे, मैं खुद नहीं बैठता रिसेप्शन पे, मैं खुद कलेक्शन नहीं करता, मैं खुद पेमेंट नहीं करता। मेरे बिहाफ में दूसरे लोग करते हैं, तो मुझे उन्हें बोलना पड़ता है प्रॉपर हिसाब रखना, ताकि मैं जब हिसाब मांगू, मैं जब देखना चाहूं कैश का पोजीशन, तो मैं प्रॉपरली देख सकूं। हमने क्या किया, कैश का एक सेपरेट रजिस्टर डाल दिया, सो दैट किसी को भी कैश का अकाउंटिंग और कैश का देखना हो तो हम लोग वहां से सीधा कैश बुक से देखते हैं। और हमारा एचडीएफसी बैंक में अकाउंट है, एक्सिस बैंक में अकाउंट है, करूर व्यासा बैंक में अकाउंट है। हम लोग इनके लिए 3 सेपरेट रजिस्टर बना रखे हैं। ये जो रजिस्टर हमने बना रखे हैं एचडीएफसी बैंक के रजिस्टर में, हम एचडीएफसी बैंक में होने वाले सारे ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते हैं। केवीबी बैंक के रजिस्टर में केवीबी बैंक के सारे ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं। इससे क्या होता है, हमारे पास रियल टाइम में हमारे कैश बैंक के प्रॉपर ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड किए हुए, जब भी हमें कुछ देखना होता है हमारे लिए बहुत आसान होता है। हम अपने एचडीएफसी बैंक के बुक से पता कर पाएंगे कहां कहां से पैसा आया, किसको किसको पेमेंट किया, आज के दिन बैलेंस क्या होना चाहिए। ये सारा आपको मेरे मेरे जो बुक है एचडीएफसी बैंक का रजिस्टर है उसमें आपको रियल टाइम दिखाई देगा। हम लोग सेपरेटली मेंटेन करते हैं क्योंकि हमारे कैश ट्रांजैक्शन, बैंक ट्रांजैक्शंस बहुत होते हैं, बैंकिंग ट्रांजैक्शंस बहुत ज्यादा है। इसके कारण वी प्रेफर सेपरेट मेंटेनेंस ऑफ कैश एंड बैंक, दोनों अलग अलग मेंटेन होते हैं। अगर कोई एंटिटी चाहे नहीं यार मैं अलग अलग नहीं करूंगा, मैं एक साथ इन दोनों को मैनेज कर सकता हूं, तो वो बनाते हैं डबल कॉलम कैश बुक। डबल कॉलम क्या है, अमाउंट कॉलम जब आप बनाएंगे तो आप 2 कॉलम बना लेंगे, एक कैश का कॉलम, एक बैंक का कॉलम, और एक ही रजिस्टर में आप दोनों मेंटेन कर सकते हो। डबल कॉलम कैश बुक में एंटिटी नॉर्मली कैश कॉलम एंड बैंक कॉलम बना के दोनों को एक साथ मेंटेन करता है, दोनों को एक साथ मेंटेन करता है। बट इसके साथ साथ और भी डबल कॉलम कैश बुक में एग्जाम्पल हो सकते हैं। जैसे से फॉर एग्जाम्पल हम लोग अपने डेटर्स को फ्रीक्वेंटली बहुत डिस्काउंट देते हैं,
क्रेडिटर्स से हमें बहुत डिस्काउंट मिलता है फ्रीक्वेंटली, कैश डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट की बात नहीं कर रहा हूं, ट्रेड डिस्काउंट तो हम लोग रिकॉर्ड ही नहीं करते। अगर हमें कोई कैश डिस्काउंट मिलता है अपने क्रेडिटर से, हम लोग अपने डेटर को फ्रीक्वेंटली डिस्काउंट अलाउ करते हैं, बिकॉज डिस्काउंट इज लीड टू पेमेंट एंड रिसीव। आपको पैसा मिलेगा तो आप डिस्काउंट अलाउ करोगे, आप पैसा दोगे तो आपको डिस्काउंट मिलेगा, बिकॉज इट इज लिंक्ड टू पेमेंट्स एंड रिसीट ऑफ कैश। तो इसीलिए हम लोग के यहां अगर बहुत ज्यादा डिस्काउंट कैश डिस्काउंट मिल रहा है या हम दे रहे हैं, तो हम लोग कैश एंड डिस्काउंट कॉलम एक बनाएंगे। और अगर हमारे अगर बैंकिंग चैनल से पैसा आ रहा है एंड वहां पर भी हम डिस्काउंट दे रहे हैं, नॉर्मली पैसा किसी से भी आ सकता है, कैश या बैंक से, आप अगर डिस्काउंट बहुत सारे दे रहे हो अपने कस्टमर्स को, या आपको अपने सप्लायर से बहुत सारा कैश डिस्काउंट मिल रहा है, तो उसके लिए एक सेपरेट कॉलम बना लो, ताकि आपको पता चले किस पार्टी को हमने कितना डिस्काउंट दिया, कितना उनसे पैसा आया, क्या हिसाब चल रहा है। और तीसरा होता है ट्रिपल कॉलम कैश बुक। ट्रिपल कॉलम कैश बुक, ट्रिपल कॉलम कैश बुक क्या होता है? एक ही कैश बुक में हम लोग कैश कॉलम बना लेते हैं, बैंक कॉलम बना लेते हैं, डिस्काउंट कॉलम बना लेते हैं, और सारा पैसा का लेन देन, डिस्काउंट सब एक जगह पर रिकॉर्ड करते हैं। उसको हम लोग बोलते हैं ट्रिपल कॉलम कैश बुक। इंस्टीट्यूट के मैट में एक एग्जाम्पल जो दिया हुआ है, वो दिया हुआ है ट्रिपल कॉलम कैश बुक का, जो हम सॉल्व करेंगे और हम कैश बुक को बनाना सीखेंगे थोड़ा सा कि भैया कैश बुक कैसे बनता है। अगर आप सिंगल कॉलम बनाओ, डबल कॉलम बनाओ या ट्रिपल कॉलम कैश बुक बनाओ, कैश बुक का फॉर्मेट होता है, कैश बुक का फॉर्मेट होता है बिल्कुल एक लेजर अकाउंट जैसा, बिल्कुल एक लेजर अकाउंट जैसा। हम लोग जैसे एक लेजर अकाउंट बनाते हैं, वैसे ही एक कैश बुक का भी फॉर्मेट होता है। दो साइड होते हैं, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड। डेबिट साइड में यू हैव डेट, यू हैव पर्टिकुलर्स, यू हैव लेजर फोलियो। जितने कॉलम्स आप बनाओ, अगर एक कॉलम बनाओगे तो एक अमाउंट कॉलम आ जाएगा, दो कॉलम बनाओगे दो अमाउंट कॉलम आ जाएगा, ट्रिपल कॉलम बनाओगे तीन अमाउंट कॉलम आ जाएगा। एंड क्रेडिट साइड में सेम, डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, कैश, बैंक, डिस्काउंट। ये इस तरीके से हम लोग कैश बुक में ट्रीट करते हैं। जैसे एकदम लेजर आप बनाते हो वैसे ही बनाओगे, डेट पर्टिकुलर लेजर फोलियो अमाउंट, डेट पर्टिकुलर लेजर फोलियो अमाउंट। सो लेजर में तो जर्नल फोलियो आता है ना। कैश बुक इज अ सब्सिडरी बुक। सब्सिडरी बुक मतलब अ जर्नल, जहां से हम लोग आगे लेजर पोस्टिंग करेंगे। तो अगर ये जर्नल है तो जर्नल के अंदर लेजर फोलियो लिखा जाता है, इसीलिए यहां पे आप वर्ड लेजर फोलियो यूज करोगे, और जहां जहां आप ट्रांजैक्शन की पोस्टिंग करोगे उस लेजर का रेफरेंस दोगे। एग्जाम्स में हमें देना नहीं पड़ता है, बट रियल लाइफ में ये टैगिंग हम लोग करते हैं। ये हम लोग अकाउंट नंबर्स वगैरह देते हैं, ये हम लोग लेजर अकाउंट को नंबरिंग करके रखते हैं, सो दैट हम इजीली लेजर अकाउंट को फाइंड कर सके। कोडिंग बोलते हैं, कोडिंग ऑफ अकाउंट्स। बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन में इन अकाउंट्स का कोडिंग किया हुआ रहता है, कोड दिया हुआ रहता है, सो दैट इजीली अकाउंट्स के बीच में स्विच किया जा सके, अकाउंट्स को इजीली देखा जा सके। तो ये मेरा कैश बुक का होता है फॉर्मेट। अगर आपको सिंगल कॉलम बनाना है तो कैश बैंक डिस्काउंट की जगह या तो कैश आ जाएगा या बैंक कॉलम आ जाएगा। डबल कॉलम बनाना है तो कैश बैंक कॉलम, या कैश एंड डिस्काउंट कॉलम, या बैंक एंड डिस्काउंट कॉलम। ट्रिपल कॉलम बनाना है तो कैश कॉलम, बैंक कॉलम, डिस्काउंट कॉलम। अब जब आप कैश के ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करोगे, बैंक के ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करोगे, हम जानते हैं कैश और बैंक हमारा एसेट है। एसेट, कोई भी हम लोग कैश बुक चालू करेंगे या कोई भी लेजर अकाउंट हम बनाते हैं, उसमें सबसे पहले आता है ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस आपको कैश का दिया हुआ रहेगा, बैंक का दिया हुआ रहेगा। अगर आपका कैश का तो हमेशा डेबिट बैलेंस ही होगा, कैश कैन नॉट हैव अ क्रेडिट बैलेंस, क्योंकि कैश जितना आपके पास है आप उतना ही खर्चा कर सकते हो, उससे ज्यादा तो आप खर्चा कर ही नहीं सकते। तो कैश कैन नेवर बी नेगेटिव, बट बैंक बैलेंस कैन बी डेबिट बैलेंस, कैन बी क्रेडिट बैलेंस। डेबिट बैलेंस मतलब मेरा बैंक में पैसा पड़ा हुआ है, मेरे को बैंक से पैसा पाना है। डेबिट बैलेंस सिग्निफाइज अमाउंट रिसीवेबल फ्रॉम बैंक। क्रेडिट बैलेंस मतलब मैंने बैंक से पैसा उठा रखा है ज्यादा, मेरे को बैंक को लौटाना है। क्रेडिट बैलेंस सिग्निफाइज अमाउंट पेएबल टू दी बैंक। डेबिट बैलेंस को हम लोग बोलते हैं फेवरेबल बैलेंस ऑफ कैश बुक, क्रेडिट बैलेंस को हम लोग बोलते हैं ओवरड्राफ्ट बैलेंस ऑफ कैश बुक। तो सबसे पहले हम कैश बुक में लिखेंगे, कैश बुक में लिखेंगे ओपनिंग बैलेंस टू बैलेंस बीडी। अगर एसेट है ये हमारे, तो कैश एंड बैंक में डेबिट बैलेंस आ जाएगा। बट अगर बैंक का क्रेडिट बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस, तो वो बैंक का क्रेडिट बैलेंस हम यहां पे दिखा देंगे ऑन दी क्रेडिट साइड। सबसे पहले कैश बुक बनाओगे तो जो आपके पास कैश और बैंक का बैलेंस है ओपनिंग डे पर, वो कैश और बैंक का बैलेंस आपको सबसे पहले लिखना पड़ेगा, जैसे आप किसी भी लेजर में लिखते हो।
फिर जो कैश के ट्रांजैक्शन होंगे, बैंक के ट्रांजैक्शन होंगे, वो सारे कैश और बैंक के ट्रांजैक्शन वन बाय वन आप यहां पर रिकॉर्ड करोगे। कैश और बैंक क्योंकि हमारा एसेट है, एसेट जब भी एसेट बढ़ता है हम उसको क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। जब भी एसेट को कम करना होता है हम उसको क्रेडिट करते हैं। कैश या बैंक बढ़ेगा कब? सर कैश या बैंक बढ़ेगा जब हमको किसी से पैसा मिलेगा। जब हमको किसी से पैसा मिलेगा मेरा कैश बैलेंस बढ़ेगा, बैंक बैलेंस बढ़ेगा। और जब हम किसी को पेमेंट करेंगे मेरा कैश बैलेंस गिरेगा, बैंक बैलेंस गिरेगा। तो कैश बुक जब भी बनाएंगे डेबिट साइड में आप रिकॉर्ड करोगे सारे रिसीट्स, ट्रांजैक्शन, जहां जहां से आपको पैसा मिल रहा है। जैसे गुड सेल करके पैसा आया, डेटर का कलेक्शन से पैसा आया, कैपिटल पैसा आया, लोन का पैसा आया, कोई एसेट बेचा उससे पैसा आया, जो भी इंटरेस्ट का पैसा आया, डिविडेंड का पैसा आया, जो भी पैसा आया आप कैश बुक के डेबिट साइड में सबको वन बाय वन रिकॉर्ड करोगे। एंड जितने भी पेमेंट्स आप करोगे, पेमेंट्स आप कैश बुक के क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करोगे, कैश बुक के क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करोगे। आपने गुड्स परचेज करने के लिए पेमेंट किया, आपने क्रेडिटर्स को पेमेंट किया, आपने एक्सपेंसेस का पेमेंट किया, आपने ड्रॉइंग्स किया, आपने लोन को रीपे किया, आपने इंटरेस्ट का पेमेंट किया, डिविडेंड का पेमेंट किया, जो भी पेमेंट किया वो सारा का सारा कैश बुक के क्रेडिट साइड में आएगा। तो कैश बुक का डेबिट साइड इज द रिसीट साइड, जहां पर पैसा जो आया है वो रिकॉर्ड करोगे। कैश बुक का क्रेडिट साइड इज द पेमेंट साइड, जहां पर जो पैसा आपने पे किया है वो रिकॉर्ड करोगे। तो कैश बुक आप नॉर्मली इस तरीके से मेंटेन करते हो, एक लेजर की तरह फॉर्मेट होता है। सबसे पहले आएगा ओपनिंग बैलेंस, फिर आएंगे सारे रिसीट्स, पेमेंट, सारे पूरे पीरियड के ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने के बाद जैसे आप एक लेजर को बैलेंस करते हो, टोटल करते हो, वैसे ही कैश एंड बैंक कॉलम को, कैश एंड बैंक कॉलम को आप टोटल करोगे। टोटल करने के बाद जो डिफरेंस है वो डिफरेंस आप बैलेंस करके लिख दोगे छोटे साइड पे। छोटे साइड पे हम लोग लगाते हैं सीडी, फिर सीडी पे चढ़ के हम पीते हैं बीड़ी। ये छोटे साइड में हम लगा देंगे सीडी। तो सर कैश बुक फिर तो लेजर जैसा ही बनता है। बिल्कुल, कैश बुक एकदम लेजर जैसा बनता है। कैश बुक को एक उपाधि दी गई, कैश बुक इज अ जर्नलाइज लेजर, यानी कैश बुक दोनों काम एक साथ कर सकता है। वो एक जर्नल का भी काम कर सकता है, वो एक लेजर का भी काम कर सकता है। जर्नल का काम कैसे? क्योंकि सर कैश और बैंक ट्रांजैक्शन सबसे पहले आप कैश बुक में रिकॉर्ड करते हो, तो ये बुक ऑफ प्राइम एंट्री है, बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री है, जहां पे आप सारे कैश एंड बैंक ट्रांजैक्शन पहले रिकॉर्ड कर रहे हो, इसीलिए ये जर्नल हो गया। लेजर का काम ऐसे, क्योंकि जब आप इसको बनाओगे तो आप एग्जैक्टली इसको एकदम लेजर अकाउंट जैसे बनाओगे। बोला गया अगर कैश बुक खुद ही जर्नल है और खुद ही लेजर है, जब आप कैश बुक बना लेते हो तो फिर आपको अलग से लेजर में कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है, कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो कैश के ट्रांजैक्शन सारे रिकॉर्ड आप करोगे कैश बुक में, फिर उसको लेजर की तरह टोटल और बैलेंस करके कैश अकाउंट भी आपका रेडी हो गया। बैंक के सारे ट्रांजैक्शन आप रिकॉर्ड करोगे बैंक कॉलम में, फिर उसको टोटल और बैलेंस करके आपका पूरा का पूरा बैंक का अकाउंट रेडी हो गया। तो कैश बुक बनाने से आपको कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट वापस नहीं बनाना पड़ता। आपने जो ये बना लिया ये आपका लेजर का भी काम कर रहा है, जर्नल का भी काम कर रहा है। नो सेपरेट कैश एंड बैंक अकाउंट आर प्रिपेयर्ड। इसीलिए कैश बुक को एक नाम दिया गया, कैश बुक इज नोन एज अ जर्नलाइज्ड लेजर, अ जर्नलाइज्ड लेजर। मतलब ये जर्नल भी है और लेजर भी है, इसमें दोनों दोनों की क्या बोलते हैं, शक्ति है। हम लोग बोलते हैं इट इज अ सब्सिडरी बुक, इट इज अ सब्सिडरी बुक एज वेल एज अ प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंट। सब्सिडरी बुक जर्नल के दूसरे भाई का नाम है, प्रिंसिपल बुक लेजर का दूसरा नाम है। तो ये कैश बुक एक सब्सिडरी बुक भी है और उसके साथ साथ एक प्रिंसिपल बुक भी है। तो जब भी हम कैश बुक बनाते हैं, कैश और बैंक के सारे ट्रांजैक्शन सब रिकॉर्ड करते हैं कैश बुक में। डेबिट साइड में आ जाते हैं सारे रिसीट्स, क्रेडिट साइड में आ जाते हैं सारे पेमेंट्स। जब हम सारे ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड कर देंगे उसके बाद हम क्या करेंगे, टोटल करेंगे और कैश एंड बैंक कॉलम को वैसे ही बैलेंस करेंगे जैसे हम एक नॉर्मल लेजर को बैलेंस करते हैं। सर डिस्काउंट कॉलम को आप बैलेंस नहीं करोगे? नहीं, डिस्काउंट कॉलम ऑफ द कैश बुक आर नेवर बैलेंस्ड, दे आर नेवर बैलेंस्ड। इनको हम कभी बैलेंस नहीं करते, इनको हम सिर्फ टोटल करके छोड़ देते हैं, टोटल करके छोड़ देते हैं। सर ऐसा क्यों? क्योंकि अगर आप देखोगे डिस्काउंट कॉलम ऑन द डेबिट साइड मतलब डिस्काउंट ऑन द डेबिट साइड मतलब डिस्काउंट अलाउड। अगर आप टोटल करोगे डिस्काउंट कॉलम ऑन द डेबिट साइड तो ये डिस्काउंट अलाउड है, जो आपने अपने डेटर्स को डिस्काउंट दिया जब जब उन्होंने पैसा पेमेंट किया। क्रेडिट साइड का जो डिस्काउंट कॉलम है वो डिस्काउंट रिसीव्ड है, डिस्काउंट रिसीव्ड।
जब मैं लेजर पढ़ा रहा था तो एक बच्चे ने मेरे से पूछा था, सर क्या डिस्काउंट अलाउड और डिस्काउंट रिसीव्ड को एक ही अकाउंट में डाल दे? मैंने बोला था नहीं, डिस्काउंट अलाउड खर्चा अलग दिखाओ, डिस्काउंट रिसीव्ड इनकम अलग दिखाओ, दोनों को एक अकाउंट में मत दिखाओ। क्योंकि डेबिट साइड इज डिस्काउंट अलाउड एंड क्रेडिट साइड इज डिस्काउंट रिसीव्ड। हम लोग इसीलिए इन दो कॉलम्स को कभी बैलेंस नहीं करते, क्योंकि ये दोनों अलग अलग चीज सिग्निफाई कर रहे हैं। बोला गया डिस्काउंट डेबिट साइड का जो टोटल है, डेबिट साइड का जो डिस्काउंट का टोटल है, वो आप डिस्काउंट अलाउड अकाउंट में पोस्ट कर दो। एक नया अकाउंट बनाओ, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट, एंड क्योंकि डिस्काउंट अलाउड आपका खर्चा है, इसके डेबिट साइड में आप पोस्ट कर दो टू सन्ड्रीज। सन्ड्रीज मतलब बहुत सारे ट्रांजैक्शन का मिला जुला। मिस्टर एक्स को भी डिस्काउंट दिया, वाई को भी दिया, जेड को भी दिया, ए को भी दिया, बी को भी दिया, सी को दिया, सबका मिला के टोटल डिस्काउंट आ गया कैश बुक से। डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट आप बनाओगे, और जो क्रेडिट साइड में आपका डिस्काउंट रिसीव्ड का टोटल आएगा, जो क्रेडिट साइड में डिस्काउंट रिसीव्ड का टोटल आएगा, उसको आप पोस्ट कर दोगे डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट में क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड बिकॉज इट इज एन इनकम, बिकॉज इट इज एन इनकम। डिस्काउंट रिसीव्ड इज एन इनकम एंड डिस्काउंट अलाउड इज एन एक्सपेंस। टोटल जितना डिस्काउंट अलाउड और डिस्काउंट रिसीव्ड है, आप उसको अलग से ले जाके डिस्काउंट अलाउड और रिसीव्ड अकाउंट में पोस्ट करोगे। आप कभी भी डिस्काउंट कॉलम को बैलेंस नहीं करोगे। तो अगर मैं पॉइंट नंबर ई बोलना चाहूं तो मैं बोल सकता हूं, डिस्काउंट कॉलम्स आर नेवर बैलेंस्ड, आर नेवर बैलेंस्ड। उनको कभी हम बैलेंस नहीं करते, उनका सिर्फ टोटल करते हैं और टोटल डिस्काउंट अलाउड और डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट में चला जाता है। तो सर आपने ये बोला, अगर आप कैश बुक बना रहे हो तो आपको कैश अकाउंट बनाना नहीं है, बैंक अकाउंट बनाना नहीं है, वो जर्नल का भी काम कर रहा है, लेजर का भी काम कर रहा है। बिल्कुल जैसे आप लेजर बनाते थे, पहले ओपनिंग बैलेंस, फिर पोस्टिंग, फिर टोटलिंग, फिर बैलेंसिंग, वैसा ही काम करना है। बट डिस्काउंट कॉलम जो होगा वो डिस्काउंट कॉलम लेजर नहीं है। डिस्काउंट कॉलम दो साइड में दो अलग अलग चीजें रिप्रेजेंट कर रहा है, तो डिस्काउंट कॉलम को सिर्फ टोटल करो और टोटल करके उनका टोटल डिस्काउंट अलाउड या डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट में पोस्ट कर दो। ये मेरा कैश बुक का इंपॉर्टेंट डिस्कशन है जो आपको पता होना चाहिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पॉइंट नंबर एफ, कॉन्ट्रा एंट्रीज। कॉन्ट्रा एंट्रीज पहले यहां तक देख लो। सारे बच्चों को कैश बुक के बारे में सारी बातें क्लियर है ना? अरे ये सब आपने फाउंडेशन में पढ़ रखा है, क्लास 11 में पढ़ रखा है। मेरे को सिर्फ आपको एक बार रिवाइज करवाना है बेसिक्स में, सो दैट यू अंडरस्टैंड, यू नो ऑल दी पॉइंट्स व्हेन यू आर गोइंग टू दी मेन पार्ट ऑफ योर सिलेबस। अगर कोई चैप्टर में कहीं बोल दे कैश बुक बनाओ, तो आप ये ना बोलो सर कैश बुक होता क्या है, बनता कैसे। ये सारी चीजें आपने फाउंडेशन लेवल में, क्लास 11 लेवल पे पढ़ रखी है। आपने बीकॉम भी किया है तो बीकॉम लेवल पे आपने देख रखी है। तो इन सब चीजों को सिर्फ एक बार रिवाइज करना है। क्या होता है, रिवाइज करेंगे, एक क्वेश्चन बनाएंगे, आपके दिमाग में बैठ जाएगा, हाँ ऐसे करना है। क्या सारे बच्चों को क्लियर है कैश बुक का बेसिक कॉन्सेप्ट, कैश बुक क्या होता है? जर्नलाइज लेजर, डिस्काउंट कॉलम को हम लोग बैलेंस नहीं करते। छोटी छोटी बातें याद रखनी है। ये सब आपको एमसीक्यूज में पूछे जा सकते हैं एग्जामिनेशन में। क्लियर क्लियर क्लियर, वेरी गुड, वेरी गुड। अब लास्ट बात, कॉन्ट्रा एंट्री। कॉन्ट्रा एंट्री आ गया तो हम लोग फिर इसके बाद चलेंगे क्वेश्चन देखने। कॉन्ट्रा एंट्री क्या होता है? अकाउंट्स में हम कॉन्ट्रा एंट्री किसको बोलते हैं? अगर कोई ट्रांजैक्शन ऐसा है जिसका डेबिट एंड क्रेडिट, डेबिट एंड क्रेडिट दोनों एक ही जगह पर पोस्ट होके खत्म हो जाए। नॉर्मली डेबिट क्रेडिट क्या होता है, एक अकाउंट डेबिट होता है, दूसरा अकाउंट क्रेडिट होता है। तो एक अकाउंट पे हम लोग डेबिट करते हैं, फिर दूसरे अकाउंट में जाके हम उसी चीज को क्रेडिट करते हैं। बट अगर कोई ऐसा ट्रांजैक्शन है जिसका डेबिट और क्रेडिट दोनों एक ही जगह पर कंप्लीट हो रहा है, उन ट्रांजैक्शंस को हम लोग बोलते हैं कॉन्ट्रा एंट्री। उन ट्रांजैक्शंस को हम लोग बोलते हैं कॉन्ट्रा एंट्री। से फॉर एग्जांपल, आप एक डबल कॉलम कैश बुक बना रहे हो, एक डबल कॉलम कैश बुक बना रहे हो जिसमें कैश और बैंक कॉलम दोनों है, कैश और बैंक कॉलम दोनों है। आपने क्या किया, एक दिन आपने बैंक में 100 रुपए जमा किए, बैंक में 100 रुपए जमा किए, आपने कैश आप ले गए और वो 100 रुपया आपने बैंक में जमा कर दिया। अगर आपने कैश डिपॉजिट किया बैंक में, कैश डिपॉजिट किया बैंक में, बताओ इस ट्रांजैक्शन के कारण क्या होगा? कैश क्या होगा, बैंक क्या होगा?
अगर आपने कैश जमा किया है बैंक में, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन कैश एंड व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन बैंक? सर हमने कैश डिपॉजिट किया तो हमारे हाथ से कैश बैलेंस कम हो जाएगा, और सर बैंक में पैसा गया तो बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा। तो सर एक साइड बैंक बढ़ेगा, एसेट बढ़ेगा तो डेबिट, एक साइड कैश गिरेगा, कैश गिरेगा तो क्रेडिट। तो बोला सर अगर हम कैश जमा करते हैं बैंक में तो हमारा बैंक बढ़ेगा, बैंक बैलेंस बढ़ेगा। अगर बैंक बैलेंस बढ़ेगा तो बैंक को करना पड़ेगा डेबिट, हमने बैंक में कर दिया डेबिट। और इसका दूसरा इफेक्ट क्या होगा? सर कैश को हमें करना पड़ेगा क्रेडिट, हमने कैश को कर दिया क्रेडिट। अगर ये ट्रांजैक्शन का दोनों डबल एंट्री डेबिट क्रेडिट एक ही जगह यानी कैश बुक में ही कंप्लीट हो गया, मेरे को अब कहीं और जाके इसका एंट्री नहीं करना, दिस इज नोन एज अ कॉन्ट्रा एंट्री, दिस इज नोन एज अ कॉन्ट्रा एंट्री। अगर मैं इस ट्रांजैक्शन की जर्नल मारूं तो ट्रांजैक्शन का जर्नल होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। हमने बैंक में पैसा जमा किया तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, तो मैंने बैंक को डेबिट कर दिया, नाम लिखूंगा टू कैश अकाउंट। लेजर फोलियो कॉलम में आएगा सी, सी मतलब कॉन्ट्रा, तो मैं लिखूंगा टू कैश अकाउंट और बैंक कॉलम में 100 रुपए बैठा दिए कि भैया मैंने बैंक में 100 रुपया कैश डिपॉजिट किया। और यहां पे कैश में आ जाएगा बाई बैंक अकाउंट, बाई बैंक अकाउंट, जैसे आप लेजर में करते हो यार। कैश क्रेडिट हुआ है तो हमने उसको क्रेडिट कर दिया, रेफरेंस आ गया डेबिट वाले का, बाई बैंक अकाउंट। ये जो आपने एक ही ट्रांजैक्शन का दोनों दोनों पहलू डेबिट और क्रेडिट एक ही बुक के अंदर रिकॉर्ड करके कंप्लीट कर लिया, कहीं और रिकॉर्ड नहीं करना पड़ेगा, दिस इज नोन एज अ कॉन्ट्रा एंट्री, दिस इज नोन एज अ कॉन्ट्रा एंट्री। नॉर्मली बच्चों से पूछे कॉन्ट्रा एंट्री क्या होता है तो बच्चा एग्जांपल देता है, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक। बच्चा को ये पता नहीं होता व्हाट इज अ कॉन्ट्रा एंट्री। कॉन्ट्रा एंट्री मतलब एनी ट्रांजैक्शन हुज डेबिट एंड क्रेडिट एस्पेक्ट आर रिकॉर्डेड इन अ सेम अकाउंट और इन अ सेम बुक आर नोन एज कॉन्ट्रा एंट्री। दूसरा एग्जांपल हो सकता है, हमने बैंक से कैश विड्रॉ किया, हमें बिजनेस में कैश की जरूरत थी, हमने 500 रुपया बैंक से विड्रॉ किया कैश। अब अगर हमने बैंक से कैश विड्रॉ किया तो हमारे पास कैश आया, कैश वाला एसेट बढ़ जाएगा, कैश वाला एसेट बढ़ जाएगा मतलब कैश अकाउंट डेबिट। और हमने बैंक से पैसा निकाला तो बैंक का बैलेंस कम हो जाएगा, बैंक वाला एसेट कम हो जाएगा तो क्रेडिट। अगर मेरे से कोई जर्नल एंट्री पूछेगा तो मैं जर्नल एंट्री करूंगा कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। मैं जर्नल एंट्री करूंगा कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, मैंने कैश को डेबिट कर दिया, बैंक को क्रेडिट कर दिया। नाम कैसे आएगा? नाम आ जाएगा यहां पे टू बैंक अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, और बैंक में आ जाएगा बाई कैश अकाउंट, बाई कैश अकाउंट। पोस्टिंग बिल्कुल वैसा ही होगा जैसे आप लेजर में पोस्टिंग करते हो, बस ये इसका दोनों डबल एंट्री आपको एक ही अकाउंट में दिखेगा, आपको दो अलग अलग अकाउंट में दिखाई नहीं देगा। ऐसे ट्रांजैक्शंस को हम बोलते हैं कॉन्ट्रा एंट्री, ऐसे ट्रांजैक्शंस को हम बोलते हैं कॉन्ट्रा एंट्री। सर कॉन्ट्रा एंट्री क्या कैश बुक में ही होता है? नहीं, कॉन्ट्रा एंट्री दूसरे लेजर अकाउंट्स में भी हो सकता है। जैसे एग्जांपल दूं तो मैं बोल सकता हूं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, मान लो हमारे पार्टनरशिप बिजनेस में तीन तीन पार्टनर है ए बी सी। अब ए बी सी में क्या हुआ, हमको कैपिटल एडजस्टमेंट करना है, बी का कैपिटल एडजस्टमेंट करना है ए के साथ। हम लोग जर्नल एंट्री से फॉर एग्जांपल पास करते हैं बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट। अब ये बीस कैपिटल अकाउंट एस कैपिटल अकाउंट दोनों पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर है, तो डेबिट भी उसी अकाउंट में जाएगा, क्रेडिट भी उसी अकाउंट में जाएगा, आपको दूसरे अकाउंट में जाने का जरूरत नहीं है। ये भी एक कॉन्ट्रा एंट्री का एग्जाम्पल हो सकता है। कॉन्ट्रा एंट्री के कई सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, जिसमें कुछ एग्जाम्पल ज्यादातर आपको कैश बुक में देखने मिलेंगे। ये एग्जाम्पल कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक, ये सब रेगुलर एग्जाम्पल है जो कॉन्ट्रा एंट्री में आपको देखने मिलते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं कॉन्ट्रा एंट्री। क्या आपको कॉन्ट्रा एंट्री क्या होता है बात समझ में आया? जब भी कॉन्ट्रा एंट्री करोगे लेजर फोलियो कॉलम में यू विल राइट सी, सी मतलब इसका कॉन्ट्रा हुआ है इसी अकाउंट में, आप किसी दूसरे लेजर में जाके चेक मत कीजिएगा, इसका डबल एंट्री आपको यही मिल जाएगा। तो जैसे ही मैं सी लिखता हूं मेरे को फिर वापस कहीं घूम के जाने का जरूरत नहीं, मेरे को इसी अकाउंट में कॉन्ट्रा एंट्री उसका ढूंढना है, मेरे को उसका डबल एस्पेक्ट मिल जाएगा, डुअल एस्पेक्ट मिल जाएगा। इसको बोलते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्ट्रा एंट्री, कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्ट्रा एंट्री। एक और छोटू सा कॉन्सेप्ट है, वैसे वो सही नहीं है, रियल लाइफ में हम यूज नहीं करते, बट तो भी आपके बुक्स वगैरह में लिखा हुआ रहता है। अगर आपको अपने डेटर से चेक रिसीव हुआ, डेटर से चेक रिसीव हुआ, आप चेक रिसीव होता है तो जर्नल एंट्री नॉर्मली करते हो बैंक अकाउंट डेबिट टू डेटर, क्योंकि चेक आपके पास आया। बट मान लो ये चेक आपने सेम डे पर जमा नहीं किया, सेम डे पर जमा नहीं किया,
तो कहीं कहीं पर आप पढ़ोगे इसका एंट्री फिर आपको ऐसे करना चाहिए, पहले जो जब चेक रिसीव हुआ आपने वो चेक रिसीव करके अपने कैश बॉक्स में रख दिया, तो आप उसको रिकॉर्ड करो कैश अकाउंट डेबिट टू डेटर। और जब आप ये कैश जमा करो, आप एक जर्नल एंट्री पास करो। पहला एंट्री करो कैश अकाउंट डेबिट टू डेटर। मान लो एक 5,000 का चेक रिसीव हुआ डेटर से, क्योंकि वो चेक आज आप जमा नहीं कर रहे हो, आज आप उसको कैश बॉक्स में रख रहे हो, इसीलिए कैश नाम दे दो उसको। और जब ये चेक जमा करो तो बोलना मैंने कैश जमा किया बैंक में। कैश जमा किया बैंक में तो जर्नल एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश 5,000 रुपया। कहीं कहीं पर आपको ऐसा दिखाई देगा कि इफ चेक रिसीव्ड इज नॉट डिपॉजिटेड ऑन द सेम डेट, सबसे पहले आप उसको कैश रिसीट की तरह ट्रीट करो एंड फिर एक कॉन्ट्रा एंट्री पास करो कि आपने कैश बैंक में जमा किया। इसका अल्टीमेट रिजल्ट क्या होगा? अल्टीमेट रिजल्ट होगा ये कैश और ये कैश कट जाएगा डेबिट क्रेडिट, और आपका फाइनल जर्नल एंट्री बचेगा बैंक अकाउंट डेबिट टू डेटर, बैंक अकाउंट डेबिट टू डेटर। हम लोग ये सब रियल लाइफ में नहीं करते। हम लोग बोले अगर चेक आया है तो जर्नल एंट्री पास कर दो बैंक अकाउंट डेबिट टू डेटर। अगर ये चेक जमा हो गया, क्लियर हो गया बिफोर 31st, तो हमारे बीआरएस में फिर ये नहीं आएगा बैंक रिकंसिलिएशन में। अगर हमने जमा किया बट क्लियर नहीं हुआ या जमा नहीं किया तो हमारे बीआरएस में ये चेक का इंफॉर्मेशन आ जाएगा कि भैया एक चेक रिसीव हुआ है, हमने रिकॉर्ड कर लिया बट अभी तक वो पासबुक में रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है क्योंकि हमने उसको जमा नहीं किया। तो नॉर्मली अगर मेरे से पूछोगे चेक आता है तो क्या एंट्री करते हैं, हम लोग बोलते हैं सीधा बैंक टू डेटर। हम लोग वो चेक कैश टू डेटर वाला चक्कर नहीं करते, क्योंकि जनरली हम लोग ये चेक को ज्यादा दिन तक अपने पास नहीं रखेंगे, 1 या 2 दिन में जमा कर देंगे। तो पहले कैश का एंट्री करके फिर कॉन्ट्रा एंट्री करने में डबल काम में हमारे ऐसे बहुत सारे चेक्स होते हैं, इसीलिए हम लोग बोलते हैं हम ये काम नहीं करते। जब भी चेक आता है हम लोग सीधा एंट्री करते हैं बैंक टू डेटर, ट्राई करते हैं सेम डेट बैंक में चला जाए, नहीं जाता है तो नेक्स्ट डे चला ही जाता है। अगर उससे पहले बीआरएस बनाएंगे तो फिर वो रिकंसिलिएशन में दिखाई देगा कि हमारे कैश बुक में तो एक एंट्री आ रहा है कि हमने चेक जमा किया, बट पासबुक में उसका कोई पैसा नहीं आया है। क्योंकि कैश बुक में एंट्री आ रहा है हमने चेक जमा किया, तो हमारे कैश बुक में बैंक बैलेंस बढ़ा हुआ है, पासबुक में अभी तक वो पैसा आया नहीं क्योंकि हमने जमा नहीं किया या अभी तक बैंक ने क्लियर नहीं किया। तो कोई ये करना चाहे कर सकता है, बट मैं बोलूंगा जब क्वेश्चन आपको चला के बोले ना चेक रिसीप्ट को कैश रिसीप्ट की तरह ट्रीट करना और उसके बाद कॉन्ट्रा करना, तभी हम ये काम करेंगे, नहीं तो हम ये सब काम नहीं करेंगे। हम सीधा जर्नल एंट्री पास करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू डेटर। कुछ कुछ एंटिटीज बैंक की जगह एक बार एंट्री कर लेती है चेक्स इन हैंड अकाउंट डेबिट टू डेटर, और जब चेक जमा करती है तो एंट्री करती है बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड। चेक इन हैंड कट जाता है, अल्टीमेटली बचता है बैंक अकाउंट डेबिट टू डेटर, अल्टीमेटली बचता है बैंक अकाउंट डेबिट टू डेटर। तो हम लोग जब क्वेश्चंस करेंगे, अगर हमको कुछ ऐसा दिखाई देगा चेक रिसीव हुआ है, हम लोग सीधा बैंक कॉलम में दिखाएंगे, जमा 2 दिन बाद भी किया तो चलेगा, हमको वापस कुछ करने का जरूरत नहीं, क्योंकि ऑलरेडी हमने बैंक अकाउंट में डेबिट कर लिया, हमने बैंक अकाउंट में उसको दिखा दिया। ये सारे छोटे छोटे पर्सपेक्टिव आपको बचपन में डिटेल्ड में एक क्लास लेकर पढ़ाए जाते थे। इंटर लेवल पे मैंने आधी घंटे के अंदर आपके साथ डिस्कस किया कैश बुक क्या होता है। इतना आपके लिए सफिशिएंट है, आपकी बेसिक नॉलेज इससे क्लियर रहेगी। ये अगर बेसिक नॉलेज क्लियर रहेगी तो आपको बस एक एक क्वेश्चन बनाना है, एक बार देख लेना है, हाँ मैंने जो सीखा वो मैंने एक बार अप्लाई कर लिया, बस काम हो गया। एग्जाम में कैश बुक ना के बराबर आने का चांस है, 0% चांस है कि वो आपको इंटर लेवल पे बोले कैश बुक बना के दो। हाँ, हम लोग सिंगल एंट्री चैप्टर वगैरह बनाएंगे तो हम लोगों को कैश बुक काम में आएगा, हम लोग वहां पर इस कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे, बट अलग से कैश बुक के ऊपर 5 मार्क 10 मार्क का क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा। पहले बोल बच्चे, कैश बुक क्लियर है क्या सबको? सिर्फ एक ही आपको सब्सिडरी बुक डिटेल में पढ़नी है, कैश बुक। बात बाकी सारे का बेसिक एक्सप्लेनेशन आपकी बुक में दिया हुआ है कि सेल्स बुक परचेज बुक में क्या रिकॉर्ड करते हैं, क्या सोर्स डॉक्यूमेंट होता है, वो बेसिक इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। आपको वो अलग से याद करने की या पढ़ने की जरूरत नहीं, मैंने कल वो टेबल में आपको लिखा दिया था, एमसीक्यू पर्पस के लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए कैश बुक लिखिए, पॉइंट नंबर ई, पॉइंट नंबर ई लिखिए कैश बुक, एंड लिखना शुरू करो पॉइंट नंबर ए। ई के अंदर पॉइंट नंबर 1, इन कैश बुक, इन कैश बुक we record all cash and bank transactions, all cash and bank transactions. In cash book we record
all cash and bank transactions. Full stop. Point number B. Point number B. Types of cash book. Types of cash book. ये डायग्राम बनाइए, ये डायग्राम बनाइए. ये डायग्राम बनाइए. पॉइंट नंबर बी, टाइप्स ऑफ कैश बुक. मैं आपको पूरी स्क्रीन में दिखा देता हूं सो दैट आपको इजी रहे. डन. पॉइंट नंबर सी लिखे, फॉर्मेट ऑफ कैश बुक. फॉर्मेट ऑफ कैश बुक. और ये आप अच्छे से बना लो, ये आप अच्छे से बना लो, जैसे मैंने बनाया एकदम सिमिलर तरीके से आप बना लो. फॉर्मेट ऑफ कैश बुक, प्लीज प्रिपेयर दिस.
लिख लिया ना प्रॉपरली, रिसीट्स, पेमेंट्स, प्लीज आप ये सब लिखिएगा सो दैट आपके पास पूरा नोट रहे कैश बुक कैसे बनता है। ये सब आप नोट डाउन कर लीजिएगा। डन, आगे चलूं। पॉइंट नंबर डी, कैश बुक is known as a journalized ledger. Cash book is known as a journalized ledger. Journalized ledger. Full stop. It is both subsidiary book as well as a principal book. It is both subsidiary book as well as a principal book. Principal book लिखना है. Principal book. It is both subsidiary book as well as principal book. Full stop. Bank column of cash book. The cash and bank column of cash book are prepared in the same way as a ledger. Are prepared in the same way as a ledger. A ledger. The cash and bank column of cash book are prepared in the same way as a ledger. Full stop. So, no cash account or bank account is to be separately prepared. So, no cash account or bank account is to be separately prepared. No cash account or bank account is to be separately prepared. Full stop. However, discount columns of cash book are only totaled. Discount columns of cash book are only totaled. They are never balanced. Are only totaled. They are never balanced. उनको अब कभी बैलेंस नहीं करते, ये सब एमसीक्यूज में इंपॉर्टेंट है। They are never balanced. Full stop. The total of discount column on the debit side, debit side का discount column is discount allowed. The total of discount column on the debit side is posted to discount allowed account. एक discount allowed account बनेगा और उसमें वो total चला जाएगा. The total of discount column on the debit side is posted to discount allowed account. And total of discount column on credit side is posted to discount received account. Total of discount column on credit side is posted to discount received account. Is posted to discount received account. कैश और बैंक कॉलम बिल्कुल एक लेजर की तरह बनेगा, पोस्टिंग, टोटलिंग, बैलेंसिंग सब होगा। तो कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट वापस मत बनाना। डिस्काउंट कॉलम सिर्फ टोटल होगा, बैलेंस नहीं होगा, उसका टोटल डिस्काउंट अलाउड और डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट में डाल दिया जाएगा। डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, फुल स्टॉप। लास्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर एफ, कॉन्ट्रा एंट्रीज। पॉइंट नंबर एफ, कॉन्ट्रा एंट्रीज। देखिए, if double entry of a transaction gets fully recorded, if double entry of a transaction gets fully recorded in the cash book itself, if double entry of a transaction gets fully recorded in the cash book itself, full stop, it is known as contra entry. It is known as contra entry. If double entry of a transaction gets fully recorded in the cash book itself,
It is known as a contra entry. Example, cash deposited into bank, cash deposited या cash paid into bank, cash deposited into bank या cash paid into bank. Number B, cash withdrawn from bank, cash deposited into bank, cash withdrawn from bank. कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक. आप ना ये वाला बना लो, आप प्लीज ये वाला अभी के अभी कॉपी में बनाओ, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम होता है, वो कॉन्ट्रा एंट्री कर नहीं पाते हैं. कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक. आप ये वाला फटाफट बनाओ, उसी के नीचे, कॉन्ट्रा एंट्री के ही नीचे. पहले हमेशा अमाउंट लिखो. अगर बैंक अकाउंट डेबिट हो रहा है तो बैंक कॉलम में डेबिट साइड में 100 रुपए, कैश कॉलम में क्रेडिट साइड में 100 रुपए. फिर आप नाम लिखो, बैंक है तो आएगा टू कैश, कैश है तो आएगा बाई बैंक. उल्टा वाला आएगा. लेजर में हमेशा रेफरेंस ऑपोजिट साइड का देते हैं. पहले हमेशा अमाउंट लिखो, फिर उसके बाद नाम लिखो. पहला वाला है कैश डिपॉजिटेड, कैश डिपॉजिटेड, बैंक में पैसा जमा किया. दूसरा वाला है कैश विड्रॉन, बैंक से पैसा निकाला. बैंक से पैसा निकाला तो कैश बढ़ जाएगा, बैंक बैलेंस कम हो जाएगा. कैश बढ़ जाएगा, कैश डेबिट, बैंक बैलेंस कम हो जाएगा, बैंक क्रेडिट. Is it clear to all of you? Is it clear to all of you? कोई बच्चे को कोई डाउट? ये मैं जो आपको कॉपी में लिखा रहा हूं, इट इज जस्ट फॉर दी पर्पस, जब आप रिवीजन करो तो आपको कोई और जाना नहीं पड़े. फटाफट कॉपी से रिवीजन किया, काम कंप्लीट. और बेसिक्स तो जैसे मैंने बोला, वापस रिवीजन करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, ये हम रिवीजन ही कर रहे हैं. अगर किसी को बेसिक्स बार बार रिवाइज करना पड़ रहा है तो सल्यूट माय ब्रदर, सल्यूट. बेसिक्स बार बार रिवाइज नहीं करते, बेसिक्स तो रिवीजन ही कर रहे हैं. हम लोग जाएंगे क्वेश्चन नंबर 7 में, ऑन पेज 4, पेज 4, क्वेश्चन नंबर 7. एक क्वेश्चन है, बनाएंगे, काम कंप्लीट, इसके बाद देखने का भी जरूरत नहीं है. प्रिपेयर अ ट्रिपल कॉलम कैश बुक, ट्रिपल कॉलम कैश बुक फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ मिस्टर रतन लाल. रतन लाल के बुक्स में एक ट्रिपल कॉलम कैश बुक अपने को बनाना है. चलिए पहले कैश बुक का फॉर्मेट बना लेते हैं. आंसर टू क्वेश्चन 7. आंसर टू क्वेश्चन 7. बुक्स ऑफ मिस्टर रतनलाल, ये मिस्टर रतनलाल का बुक्स है. इसके अंदर हम बनाते हैं कैश बुक. कौन सा कॉलम? ट्रिपल कॉलम. मिस्टर रतनलाल का कैश बुक ट्रिपल कॉलम. कुछ कुछ बच्चे बोलते हैं सर ऐसे बनाने से जगह नहीं होता है, सर हम उल्टा करके बना ले क्या कॉपी को? हॉरिजॉन्टल बिल्कुल बना लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. आप लैंडस्केप मोड में बना लो. डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, कैश, बैंक, डिस्काउंट. लाइन मत टानना, लाइन टानोगे तो गंदा लगेगा. डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, कैश, बैंक, डिस्काउंट.
कैश बैंक डिस्काउंट। चलिए आ जाइए, सबसे पहला पॉइंट पढ़ते हैं। सबसे पहला पॉइंट पढ़ते हैं। 1 मार्च का ओपनिंग कैश बैलेंस दिया हुआ है और बैंक बैलेंस दिया हुआ है एसबीआई में। सर कैश बैलेंस तो हमेशा डेबिट बैलेंस होता है, कैश का कभी क्रेडिट बैलेंस हो ही नहीं सकता। सर बैंक तो डेबिट क्रेडिट दोनों ही हो सकता है, यहां बताया नहीं है कौन सा बैलेंस। अब हम लोग नॉर्मली जब बोलते हैं ना मेरा एसबीआई में बैंक बैलेंस है, मतलब मेरा पैसा पड़ा हुआ है एसबीआई में, इट इज माई एसेट, एसेट डेबिट बैलेंस। बैंक के साथ कुछ ना बोले तो आप हमेशा फेवरेबल या डेबिट बैलेंस बोलिएगा कि भैया ये पैसा मेरा बैंक में पड़ा हुआ है। तो मेरे को दोनों का डेबिट बैलेंस दिया हुआ है 1 मार्च को। टू बैलेंस बीडी, कैश का 20,000, बैंक का 26,000। कैश का 20,000, बैंक का 26,000। ये मेरे को दोनों का बैलेंस दे दिया और दोनों का डेबिट बैलेंस है, दोनों मेरे एसेट है, दोनों मेरे एसेट है। इसके बाद 2 तारीख को हमने प्रिंटर परचेज किया इन कैश, प्रिंटर परचेज किया। अब बताना, अगर प्रिंटर परचेज किया तो कैश पेमेंट करना पड़ेगा, कैश पेमेंट। अगर मैंने पेमेंट किया है तो मैं कौन से साइड लिखूं, डेबिट साइड या क्रेडिट साइड? सर पेमेंट साइड इज द क्रेडिट साइड। 2 तारीख को बाई प्रिंटर, बाई प्रिंटर कैश में पेमेंट किया तो कैश कॉलम में लिखो 12,000। मैंने कैश में पेमेंट किया तो कैश कॉलम में लिखो 12,000। इसका डबल एंट्री क्या करोगे इसके बाद? सर प्रिंटर अकाउंट में जाएंगे, वहां लिखेंगे टू कैश। सर कैश में आ गया बाई प्रिंटर तो प्रिंटर अकाउंट में जाके लिख देंगे टू कैश। तो इसका डबल एंट्री हो जाएगा प्रिंटर अकाउंट में टू कैश। बात आगे। 5 तारीख को गुड्स हमने बेचा कैश में, गुड्स बेचा इन कैश। गुड्स बेचा तो पैसा आया होगा, पैसा आया मतलब रिसीट हुआ होगा। रिसीट हुआ है तो किस साइड में लिखो? सर रिसीट हुआ है तो डेबिट साइड में लिखिए, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स 34,000 कैश कॉलम में, क्योंकि कैश आया, कैश 34,000 कैश रिसीव हुआ। नेक्स्ट, रिसीव फ्रॉम हृदय ऑन अकाउंट, हृदय से पैसा मिला, हृदय से पैसा मिला, पैसा मिला रिसीव तो डेबिट साइड में आएगा। बताया नहीं कैश में मिला या बैंक में मिला, जब कुछ नहीं बोलता तो हम लोग कैश लेके चलते हैं। हृदय से पैसा मिला 32,000, कितना तारीख को? 7 तारीख को। टू हृदय, हृदय मेरा एक डेटर होगा, उसने मेरे को पेमेंट किया 32,000। सर व्हाट डू यू मीन बाई ऑन अकाउंट? ऑन अकाउंट मतलब उसका और भी पैसा बाकी है, हो सकता है उसका 40,000, 50,000, 60,000 रुपया बाकी हो, अभी वो 32,000 रुपया दे रहा है जो उसका अकाउंट में बैलेंस पड़ा हुआ है उसके अगेंस्ट। जो उसको 60,000 देना है उसके अगेंस्ट एक बार वो 32,000 दे रहा है, बैलेंस 28,000 बाद में दे देगा। इसको बोलते हैं ऑन अकाउंट, कि भाई एक बार रख ले, बचा हुआ हिसाब बाद में कर लेंगे। 32,000 हृदय मेरे को दिया तो हृदय आ गया कैश अकाउंट में डेबिट साइड टू हृदय। A laptop purchased for personal use of the proprietor by check, personal use of the proprietor by check, पेमेंट बिजनेस से हुआ है, बट ये लैपटॉप हम बिजनेस में यूज नहीं करेंगे, ये उसके पर्सनल यूज के लिए है। पर्सनल यूज मतलब ड्रॉइंग्स। अब हमने पेमेंट किया है फॉर ड्रॉइंग्स, पेमेंट किया है फॉर ड्रॉइंग। सर पेमेंट किया है तो क्रेडिट साइड में आएगा, और पेमेंट चेक से हुआ है 8 मार्च बाई ड्रॉइंग्स। आपने लैपटॉप परचेज किया फॉर पर्सनल यूज बाई ड्रॉइंग्स, चेक से पेमेंट हुआ है तो बैंक कॉलम में 22,000, बैंक कॉलम में 22,000। बाई ड्रॉइंग्स 22,000। उसने पर्सनल यूज के लिए लैपटॉप खरीदा। सर मान लो ये बिजनेस यूज के लिए लैपटॉप होता तो मैं लिखता बाई लैपटॉप, एक फिक्स एसेट परचेज किया, बाई लैपटॉप 22,000 बैंक कॉलम में।
10 तारीख, अमाउंट डिपॉजिटेड इनटू बैंक 31,000, हमने पैसा जमा किया बैंक में, कैश जमा किया बैंक में। अगर कैश जमा किया बैंक में तो बैंक बढ़ जाएगा और कैश बैलेंस गिर जाएगा। बैंक बढ़ जाएगा तो बैंक अकाउंट को करूंगा डेबिट 10 तारीख, बैंक अकाउंट को करूंगा डेबिट 31 और कैश को करूंगा क्रेडिट 31, कैश को करूंगा क्रेडिट 31। बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, अब बैंक में लिख दो टू कैश अकाउंट कॉन्ट्रा और कैश में लिख दो बाई बैंक अकाउंट, बाई बैंक अकाउंट कॉन्ट्रा। ये कॉन्ट्रा एंट्री हो गया। हमने कैश डिपॉजिट किया बैंक में तो बैंक बढ़ गया, बैंक को डेबिट कर दिया, कैश कम हो गया, कैश को क्रेडिट कर दिया, बैंक डेबिट कैश क्रेडिट। 17 तारीख, मिस्टर सेन सेटल्ड हिज अकाउंट अगेंस्ट अ ग्रॉस क्लेम ऑफ 24,500, पे किया वो 24,000। हमको मिस्टर सेन से पैसा लेना था, सेटल्ड, वो सेटल किया अपना अकाउंट, मतलब हमको पैसा लेना था, हमको पैसा लेना था 24,500 और वो सेटल किया 24,000 देके। हमको उससे लेना था 24,500 और वो बोला हम सेटल कर रहे हैं 24,000 में। तो 500 का क्या होगा मेरे बच्चों, 500 का क्या होगा? हमको सेन से मिलना था 24,500, वो बोला ये रखिए 24,000, हमारा हिसाब खत्म। व्हाट इज 500, वो 500 का क्या करूं? सर ये 500 मतलब आपने उसको डिस्काउंट दे दिया, 500 आप उससे कम लोगे, 500 आपने डिस्काउंट दे दिया। तो अगर मैं यहां पे एंट्री करूं 17 तारीख टू मिस्टर सेन, पहले बताओ पैसा कितना आया? सर पैसा आया 24,000 और 500 रुपए का आपने डिस्काउंट दिया, तो डिस्काउंट कॉलम में 500। वेरी गुड शिवम, ये ट्रेड डिस्काउंट नहीं है, कैश डिस्काउंट है मेरे बच्चे। ट्रेड डिस्काउंट होता है जब गुड्स बेचते हैं तब, अभी अपना पैसा आ रहा है, अभी अब उसको माल नहीं बेच रहे हैं, तो ये कैश डिस्काउंट, डिस्काउंट अलाउड बोल के आएगा। 24,000 का कैश कॉलम में आ गया पैसा कि भैया 24,000 रिसीव हुआ और 500 रुपए का डिस्काउंट डिस्काउंट कॉलम में आ गया। नेक्स्ट, ऑफिस रेंट पे किया बाई चेक, ऑफिस रेंट हमने पेमेंट किया चेक से, रेंट पेमेंट किया तो क्रेडिट में आएगा। 17 तारीख, बाई रेंट, चेक से पेमेंट किया है, चेक से पेमेंट किया है तो बैंक कॉलम में 4,000, चेक से पेमेंट किया है तो बैंक कॉलम में 4,000, 4,000। एकदम सिंपल सिंपल, बिना कोई हड़बड़ी के चलो, रिसीट आ रहा है डेबिट करते जाओ, पेमेंट हो रहा है क्रेडिट करते जाओ, इतना सिंपल है कैश बुक। 19 तारीख, कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ किया, पर्सनल यूज के लिए बैंक से पैसा निकाला, पर्सनल यूज तो ड्रॉइंग्स। 19 तारीख, बाई ड्रॉइंग्स, आपने बैंक से पैसा निकाला तो बैंक कॉलम में आ जाएगा 3,400, आपने बैंक से पैसा निकाला, बैंक कॉलम में आ जाएगा 3,400, 3,400। ये पर्सनल यूज के निकाला, इसका कॉन्ट्रा नहीं होगा। बिजनेस के लिए पैसा विड्रॉ करता तो कॉन्ट्रा करना पड़ता, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ये मैंने पर्सनल यूज के लिए निकाला तो जर्नल एंट्री होगा ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। नेक्स्ट, रिसीव फ्रॉम मिस्टर रातुल अगेंस्ट हिज अकाउंट ऑफ 23,000, 22,800। रातुल से हमको 23,000 रुपया लेना था, वो 22,800 दिया। देख ऐसे कहीं वर्ड नहीं लिखा हुआ है सेटल किया वो अपने अकाउंट को, अपने अकाउंट को सेटल किया, ऐसा वर्ड कहीं नहीं लिखा है। ऑफिस रेंट 2,000 है क्या? ओ सॉरी, ऑफिस रेंट 2,000, मैंने 4 लिख दिया क्या? चलो 2,000। थैंक यू, कौन है? शिवार्जुन, थैंक यू। 2,000 रिसीव फ्रॉम मिस्टर रातुल अगेंस्ट हिज अकाउंट 23,000, 22,800। 23,000 मैं उससे पाता था, उसने एक बार 22,800 पेमेंट किया। कहीं पर ऐसा नहीं लिखा है कि हमने उसको सेटल कर दिया, बोला ठीक है 200 रुपया मत देना, ऐसा नहीं बोला। अगर ऐसा बोलता तो बोलता सेटल्ड हिज अकाउंट फॉर 22,800। अगर ऐसा नहीं बोला तो अब ये असम्पशन लिखेंगे कि भैया हमने अकाउंट अभी तक सेटल नहीं किया, 200 रुपया वो बाद में देगा। तो रातुल से पैसा आया 22,800, 22,800, 19 मार्च टू रातुल अकाउंट, 22,800 रिसीव हुआ। हम डिस्काउंट रिकॉर्ड नहीं करेंगे, मैं ये नोट दूंगा, मैं ये नोट दूंगा, नोट रिसीट फ्रॉम रातुल
receipt from Ratul ₹22,800 against 23,000 is assumed to be on account and the account is not fully settled. पूरा सेटल नहीं हुआ है। अगर पूरा सेटल होता, कोई कोई बच्चा बोलता है नहीं सर हम मानेंगे 23,000 के अगेंस्ट 22,800 दिया, 200 रुपया हम छोड़ दिए, तो फिर उसको 200 डिस्काउंट कॉलम में लिखना होगा। मैं क्योंकि ये बोला हुआ नहीं है कि अकाउंट सेटल हुआ है, तो मैं बोल रहा हूं अकाउंट इज नॉट फुल्ली सेटल्ड। ऑल्टरनेटिव अजम्पशन भी पॉसिबल है, कोई भी अजम्पशन लो हमेशा आंसर में लिखना चाहिए। अगर कोई बोलता है नहीं सर हम मानते हैं अकाउंट फुल्ली सेटल हो गया, तो 22,800 लिखोगे कैश कॉलम में, 200 लिखोगे डिस्काउंट कॉलम में, रातुल का हिसाब खत्म। मैं बोल रहा हूं ऐसा कहीं लिखा नहीं है, सिर्फ इतना बोला है कि हमने रातुल से रिसीव किया 22,800 अगेंस्ट इज अकाउंट ऑफ 23,000, तो 23,000 में 22,800 मिल गया, 200 रुपया अभी भी बाकी है जो हमको फ्यूचर में उससे लेना है। जरूरी थोड़ी है सब प्रॉम्प्ट पेमेंट किया हो। रातुल कुछ पार्ट चुकाया, कुछ पार्ट बोला बाद में दे देंगे, ठीक है बाद में दे देना, कोई प्रॉब्लम नहीं, ऐसा थोड़ी है प्रॉम्प्ट पेमेंट हुआ हो। वर्ड सेटल्ड नहीं लिखा हुआ है कि सेटल कर दिया, इसीलिए मैं मान नहीं रहा हूं। मैं एक बार बोल रहा हूं 22,800 हम लोग डेबिट साइड पे लिखते हैं। हम लोग इंस्टीट्यूट का आंसर भी देख लेंगे, ये इंस्टीट्यूट के मैट से होगा, एक बार देख लेंगे। अगर हमको दिखेगा सेटल हो गया, तो अगर वो इंस्टीट्यूट ने किया होगा तो हम लोग लिख देंगे आईसीएमआई सोल्यूशन फुल्ली सेटल्ड, तो आप एग्जाम में वही कर देना। बिल्कुल शिवम, अजम्पशन लिखना जरूरी है। अब अपना फाउंडेशन नहीं है, इंटर है, आपको आंसर करना होगा, अजम्पशन भी लिखना होगा। आगे, गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट फ्रॉम स्नेहा। अच्छे से बताओ, हमने गुड्स परचेज किया क्रेडिट में स्नेहा से, कैशबुक में कहां आएगा? कैशबुक में कहां आएगा? हमने गुड्स परचेज किया स्नेहा से, कैशबुक में कहां आएगा? सर गुड्स परचेज किया क्रेडिट में, ये तो नहीं आएगा सर, ये तो परचेज बुक में जाएगा। परचेज बुक में जाएगा, ये तो कैश बुक में आएगा ही नहीं। शिवम वेरी गुड, तुम आओ एक दिन मेरे से मिलो, तुमको बहुत मारेंगे। शिवम बोलता है पेमेंट में आएगा, अरे क्रेडिट में खरीदा है, क्रेडिट में खरीदा है मतलब पैसा दिया ही नहीं है, पैसा दिया नहीं है तो कैश बुक में नहीं आएगा। तो मैं नीचे लिखूंगा इसी के साथ नंबर ए नंबर बी, गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट, गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट फ्रॉम स्नेहा, स्नेहा है ना, कौन है स्नेहा, will not appear in cash book, will not appear in cash book, वो कैश बुक में नहीं आएगा, will not appear in cash book। देखे नहीं, बताता हूं मैं तेरे को, will not appear in cash book। आगे चल रहा हूं, वेरी गुड। किंतु सैलरी इज पेड टू एम्प्लॉय, सैलरी पे किया 12,000 का, पे किया, पेमेंट 24 मार्च, बाई सैलरीज। कितना का सैलरीज पेमेंट किया हमने रे? सर हमने सैलरी पेमेंट किया 12,000 रुपए का, कुछ बोला नहीं है तो मैं कैश से पेमेंट कर रहा हूं, कैश से पेमेंट कर रहा हूं। नेक्स्ट, चेक रिसीव्ड फ्रॉम संदीप एंड केप्ट इन कैश बॉक्स। लो आ गया वो वाला, संदीप से चेक रिसीव हुआ और एक बार हमने कैश बॉक्स में रख दिया। अगर आप 25 को देखोगे तो ये चेक ऑफ संदीप हमने बैंक में फिर डिपॉजिट कर दिया। तो क्योंकि हम लोग अभी थोड़ा सा एग्जाम के लिए कर रहे हैं, रियल लाइफ में होता तो मैं सीधा लिखता बैंक टू संदीप, एग्जाम के लिए कर रहे हैं और बोल दिया कैप्टन कैश बॉक्स, तो मैं वो वाला कर रहा हूं पहले कैश रिसीव की तरह। तो जब हमको चेक मिला 24 तारीख को, हम इसको एक बार कैश रिसीट की तरह ट्रीट करेंगे, टू संदीप अकाउंट। कितने रुपए का चेक मिला? 12,800 का। मैं इसको कैश की तरह ट्रीट करूंगा, मैं इसके लिए नोट भी दे दूंगा कि इसको हमने कैश की तरह ट्रीट किया है, इसको हमने कैश की तरह ट्रीट किया है, ठीक है। शिवम बोल रहा है भैया इसको पेमेंट वाले दिन डायरेक्ट कर सकते हैं। नहीं शिवम, हम लोगों को दोनों दिन का एंट्री करना है, तो हमने कैश बॉक्स में उसको रिकॉर्ड रख दिया। कैश बॉक्स में अगर उसको रख दिया तो हमने एक बार कैश बोल के दिखा दिया कि भैया ये कैश रिसीव हुआ है। अब नेक्स्ट दिन हमने चेक जमा किया, तो जब चेक जमा किया ना, ये मत बोलो चेक जमा किया, बोला कैश जमा किया, क्योंकि हमने तो उसको कैश मान के रखा है, बोलो कैश जमा किया। अगर कैश जमा किया बैंक में
तो 25 तारीख को बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा, कैश अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा, कैश अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। बस थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम करना पड़ा, अल्टीमेटली वही रिजल्ट आएगा कि बैंक में 12,800 दिखेगा, बट आपको थोड़ा सा काम करना पड़ा क्योंकि ये तरीका है इसको प्रेजेंट करने का। तो यहां पे लिखूंगा बैंक में टू कैश अकाउंट, हमने कैश जमा किया, और कैश में लिखूंगा बाई बैंक अकाउंट, बाई बैंक अकाउंट, बैंक में लिखूंगा टू कैश अकाउंट और कैश में लिखूंगा बाई बैंक अकाउंट। अल्टीमेटली कैश कैश कट गया, कैश कैश कट गया, और वो पैसा बैंक में ही रहा, जो चेक आया था वो पैसा बैंक में ही रहा, बट ये प्रेजेंटेशन है, प्रेजेंटेशन। मैं इसके लिए नोट लिखूंगा आपके लिए, ये एग्जाम में नहीं लिखना है, ये आपके लिए लिख रहा हूं। नोट सी, सेल्फ अंडरस्टैंडिंग। check received and kept in cash book and kept in cash box is treated as cash received, and on the date of deposit a contra entry for deposit of cash into bank is passed. A contra entry for deposit of cash into bank is passed. Check received and kept in cash box is treated as cash received, and on the date of deposit a contra entry for deposit of cash into bank is passed. तो पहले मैंने एंट्री कर लिया कैश अकाउंट डेबिट टू संदीप, फिर उसके बाद एंट्री कर लिया बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, तो कैश कैश कट गया, अल्टीमेटली बैंक अकाउंट डेबिट टू संदीप। लिख लिया तो बोलना डन, लिख लिया तो बोलना डन। ये आप बोल सकते हो सर थोड़ा सा बेकार काम किया, क्यों बेकार काम किया, डबल काम किया आपने बेकार का, सीधा ही लिख देते बैंक टू संदीप, बट ये प्रेजेंटेशन है और कुछ नहीं है। एग्जाम में थोड़ा प्रेजेंटेशन भी जरूरी होता है, इसीलिए प्रेजेंटेशन ऐसे करना है। डन, आगे चलता। बैंक चार्जेस शोन इन दी बैंक स्टेटमेंट 300 रुपया, बैंक चार्जेस दिख रहा है बैंक स्टेटमेंट में, तो रिकॉर्ड कर लो। बैंक चार्जेस मतलब एक तरीके का पेमेंट, बैंक ने पैसा काटा, तो मैं क्रेडिट साइड में लिखूंगा बाई बैंक चार्जेस, बैंक ने चार्जेस काटा, तो बैंक कॉलम से 300 रुपया कम हो जाएगा। बैंक ने चार्जेस काटा, बैंक कॉलम से 300 रुपया कम हो जाएगा। इसके बाद इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम सेविंग्स अकाउंट ऑफ बैंक, इंटरेस्ट रिसीव हुआ, इंटरेस्ट रिसीव, तो 25 तारीख को टू इंटरेस्ट, कितने रुपए का इंटरेस्ट रिसीव हुआ, 200 रुपया। बैंक कॉलम में, वो बैंक में रिसीव होता है, वो कैश में नहीं देता, वो आपके बैंक अकाउंट में डाल दिया जाता है। इंटरेस्ट 200 रुपया। आगे, द चेक ऑफ संदीप वॉज रिटर्न डिसऑनर्ड बाई द बैंक, संदीप का जो चेक हमने बैंक में डाला था वो डिसऑनर हो गया, बैंक पैसा देने से मना कर दिया। जब चेक आया था तो हमने एक एंट्री की थी बैंक अकाउंट डेबिट टू संदीप, अब अगर चेक डिसऑनर हो गया, डिसऑनर, तो आपको उसको रिवर्स करना पड़ेगा, संदीप अकाउंट डेबिट टू बैंक 28 तारीख, बाई संदीप, बाई संदीप अकाउंट, चेक डिसऑनर्ड, चेक डिसऑनर्ड, ये चेक डिसऑनर हो गया। कितने का चेक था सर संदीप का, 12,800 का। अल्टीमेटली हमने बैंक अकाउंट डेबिट कर दिया था चेक से, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू संदीप हमारा एंट्री था। अब अगर चेक डिसऑनर हो गया, पैसा नहीं आया, तो उस एंट्री को रिवर्स करो, जर्नल एंट्री हो जाएगा संदीप अकाउंट डेबिट टू बैंक। सर पर हम लोग तो एंट्री कैश टू संदीप किए थे ना, तो संदीप टू कैश कीजिए, हमने उसके बाद कॉन्ट्रा भी तो मार दिया था। कॉन्ट्रा मारते ही हमारा क्या इफेक्ट हुआ था, बैंक अकाउंट डेबिट टू संदीप, अब उसको रिवर्स करना है संदीप अकाउंट डेबिट टू बैंक।
तो चेक डिसऑनर हो गया, मैं जर्नल एंट्री पास करूंगा, संदीप अकाउंट डेबिट टू बैंक, संदीप अकाउंट डेबिट टू बैंक, चेक डिसऑनर्ड। लास्ट एंट्री, अमाउंट पेड टू स्नेहा इन फुल सेटलमेंट ऑफ क्लेम 23,700। हमने स्नेहा से 24,000 रुपए का गुड्स खरीदा था, अब उसका पेमेंट कर रहे हैं। कितना पेमेंट किया? 23,700, और बोला फुल सेटलमेंट, बात खत्म, इसके बाद कुछ नहीं देना। 28 तारीख, 22 नेहा, 24,000 देना था, उसको हमने 23,700 में सल्टा दिया, 23,700, और 300 रुपया आ जाएगा डिस्काउंट कॉलम में। 23,700, 300 रुपया डिस्काउंट कॉलम। ये 24,000 का अकाउंट सेटल हो गया। क्वेश्चन कंप्लीट, क्वेश्चन कंप्लीट। आप आराम से एक बार देख लो। सर संदीप वाला और एक बार बताइए। संदीप का चेक डिसऑनर हो गया। जब संदीप का हमारे पास चेक आया था, हमने बैंक में जमा किया था, तो हमारा एंट्री हुआ था बैंक अकाउंट डेबिट टू संदीप। अब अगर चेक डिसऑनर हो गया, पैसा नहीं आया, तो जो हमने बैंक टू संदीप कर रखा था, हमें उसे रिवर्स करना पड़ेगा। हम एंट्री पास करेंगे संदीप अकाउंट डेबिट टू बैंक, उसको रिवर्स करेंगे। संदीप को बोलेंगे यार तेरा चेक क्लियर ही नहीं हुआ, पैसा ही नहीं आया, अब तुम मेरे को पैसा दे वापस। तो संदीप में को डेबिट करेंगे, उसको डेटर बनाएंगे, और बैंक में पैसा आना था वो नहीं आया, तो बैंक को क्रेडिट करके खत्म कर दिए। तो जर्नल एंट्री होता है जब भी चेक डिसऑनर होगा, संदीप अकाउंट डेबिट टू बैंक। शिवार्जुन ये लिखो नीचे अपने कॉपी में कि ऑन डिसऑनर ऑफ चेक जर्नल एंट्री इज डेटर अकाउंट डेबिट टू बैंक। तब आपको समझ में आएगा, हाँ ठीक है, डेटर टू बैंक मतलब बाई डेटर लिख के मेरे को बैंक कॉलम में लिखना पड़ेगा। अब सुन, स्नेहा से पैसा मिलेगा ना, वो डेबिट साइड होगा ना। वेरी गुड रितिका, आपने स्नेहा से गुड्स परचेज किया और स्नेहा ही आपको पैसा भी दे देगी, माल भी उससे खरीद लो और पैसा भी उसी से ले लो। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, एकदम सही बोल रहे हैं आप। और ये वर्ड नहीं, ये अमाउंट पेड टू स्नेहा है, पेड टू स्नेहा। क्या हो जाता है आप लोगों को कभी कभी, व्हाट हैपेंस टू यू? गुड्स भी स्नेहा से खरीदा, पैसा भी स्नेहा ही दे देगी। इतनी दिलदार नहीं है स्नेहा, मैं जानता हूं उसे पर्सनली। डन है, क्लियर? चलो, सबसे पहले ना एक काम करो, सबसे इजी, डिस्काउंट कॉलम को टोटल करके छोड़ दो। डिस्काउंट कॉलम को कभी बैलेंस नहीं करते, तो डिस्काउंट कॉलम को टोटल करके छोड़ दो। इधर 500, इधर 300। डेबिट साइड का डिस्काउंट का टोटल 500, क्रेडिट साइड का डिस्काउंट का टोटल 300। 500, 300। अब नॉर्मली हम लोग
टोटल करके लेजर को बैलेंस करते हैं। कैश में डेबिट साइड में टोटल आ रहा है 20,000, 34,000, 32, 24, 22, 800, 12, 800, 145, 600 टोटल आ रहा है। क्रेडिट साइड का टोटल आ रहा है 91,500। तो डेबिट साइड ही बड़ा है, डेबिट साइड बड़ा है तो इसका टोटल आप दोनों साइड लिखोगे, और इधर जो कम पड़ रहा है, कम पड़ रहा है, उधर लिखोगे बाई बैलेंस सीडी। छोटे वाले साइड में सीडी लगाओगे, और इसका डिफरेंस है 145,600 माइनस 91,500, 54,100। वेरी गुड अपूर्व, वेरी गुड, वेरी गुड शिवम, 54,100। बैंक कॉलम 26 प्लस 31 प्लस 12,800 प्लस 200। डेबिट साइड का टोटल 70,000, क्रेडिट साइड का टोटल 22 प्लस 2 प्लस 30,400 प्लस 300 प्लस 12,800, 40,500। तो वापस डेबिट साइड बड़ा है, 70,000, 70,000 माइनस 40,500, 29,500, 29,500। डिस्काउंट कॉलम को हम बैलेंस नहीं करते, डिस्काउंट कॉलम को हम बैलेंस नहीं करते। मैं आपको दिखाता हूं बड़ी स्क्रीन पे, आप देख लो, चेक कर लो। अपूर्व का एक क्वेश्चन है, सर अगर बाई चांस बैंक या कैश क्रेडिट साइड ज्यादा हो जाता तो उस केस में क्या करते? पहले तो प्रोसीजरली क्या करना होता,
अगर क्रेडिट साइड ज्यादा होता तो बैलेंस सीडी क्रेडिट साइड में नहीं आके टू बैलेंस सीडी आ जाता, टू बैलेंस सीडी आ जाता। अगर क्रेडिट साइड बड़ा होता तो उसी का टोटल दोनों साइड लिख के टू बैलेंस सीडी डेबिट साइड में लिख देते, जैसे आप लेजर में करते हो। डेबिट साइड बड़ा होता है तो बाई बैलेंस सीडी आ जाता है, क्रेडिट साइड बड़ा होता है तो टू बैलेंस सीडी आ जाता है, और कुछ नहीं करना है। दूसरा, कैश में ये आना मुश्किल है, मुश्किल। एग्जाम में क्वेश्चंस गलत नहीं देती इंस्टीट्यूट, तो कैश का कभी भी क्रेडिट साइड बड़ा नहीं हो सकता। जितना तुम्हारे पास कैश है तुम उससे ज्यादा स्पेंड नहीं कर सकते हो। तो कैश या तो डेबिट बैलेंस होगा, डेबिट साइड बड़ा होगा तो बाई बैलेंस सीडी आएगा, या फिर कैश का जीरो बैलेंस होगा, दोनों साइड टैली हो जाएगा। तो कैश में तेरे को कभी भी क्रेडिट साइड बड़ा नहीं दिखेगा, पूर्व बैंक में दिख सकता है, तो उसको हम लोग यहां पे टू बैलेंस सीडी बोल के बंद करेंगे, टू बैलेंस सीडी बोल के बंद करेंगे। इज इट क्लियर अपूर्व? इज इट क्लियर अपूर्व? आप लिख सकते हो, ये एग्जाम में एक दो बार आया हुआ है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। कैश अकाउंट विल ऑलवेज हैव अ डेबिट बैलेंस, बैंक अकाउंट में हैव अ डेबिट और अ क्रेडिट बैलेंस। ये फाउंडेशन में भी पूछता है इंस्टीट्यूट। कैश अकाउंट विल ऑलवेज हैव अ डेबिट बैलेंस, बैंक में हैव अ डेबिट और अ क्रेडिट बैलेंस। ये आप लिख सकते हो इफ यू वांट। मींस कि जो साइड छोटा वहां पर सीडी करेंगे। अरे यार शिवम, ये तुम लोग लेजर कंप्लीट कर चुका है, अब ये सब अगर तुम लोग बात बोलेगा तो बताओ मैं आगे कैसे बढ़ पाऊंगा। लेजर में तो यही सीखे थे ना, जो साइड छोटा होगा उस साइड सीडी लगाएंगे। छोटे साइड ही तो सीडी लगेगा यार, ताकि तुम ऊपर चढ़ सको। इसमें सब पूछने का क्या है, मैंने बोला ना कैश बुक का कैशबैक कॉलम लेजर है, लेजर। जो साइड छोटा होगा उस साइड सीडी लगाएंगे। डन। आप इंस्टीट्यूट का एक बार आंसर चेक कर सकते हो, वो जो हम लोग बात कर रहे थे उसमें क्या किया होगा उन्होंने। कौन सा था, जस्ट अ सेकेंड। इंस्टीट्यूट का मैट मेरे पास यहां पर नहीं है, हार्ड कॉपी है मेरे पास, जस्ट अ सेकेंड। उसको बता रहे हैं क्या? वेरी गुड, यू आर सच ए गुड बॉय। बस तुम मेरे से एक बार मिलने जरूर आना, ठीक है? मिलने जरूर आना। कहा गया, कहा गया, कहा गया? ये हमारा क्वेश्चन, ठीक है, 54,100 वगैरह ठीक है। ओके, रातुल को उन्होंने 200 रुपए का डिस्काउंट दे दिया है, रातुल को उन्होंने 200 रुपए का डिस्काउंट दे दिया है। रातुल को उन्होंने 200 रुपए का डिस्काउंट दे दिया है इस क्वेश्चन में। सेटल किया है, आप ये अजम्पशन लेना चाहो ले सकते हो, मेरे को प्रॉब्लम नहीं है। आप यहां पे लिखोगे रिसीट फ्रॉम रातुल रुपीज 22,800 अगेंस्ट 23,000 इज अज्यूम्ड टू बी फुल्ली सेटल्ड। फुल्ली सेटल्ड मतलब काम खत्म हो गया, तो 200 रुपया आप डिस्काउंट कॉलम में लिख लीजिएगा। फिर आपका डिस्काउंट अलाउड का टोटल आ जाएगा 700 रुपया, 700 रुपया। उन्होंने इंस्टीट्यूट की मैट में उन्होंने फुल्ली सेटल्ड ले लिया है, तो मैंने नीचे असम्पशन लिख दिया बिकॉज ऑफ लैक ऑफ इंफॉर्मेशन। आईसीएमएआई अज्यूम करता है, आईसीएमएआई अज्यूम करता है, अज्यूम्स फुल्ली सेटल्ड। आप अगर ये करना चाहो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, फुल्ली सेटल्ड अज्यूम कर लीजिए। ये 200 रुपया डेबिट साइड में आ जाएगा, रातुल के यहां पे ये 200 रुपया इधर आ जाएगा डिस्काउंट अलाउड एज पर आईसीएमएआई। डन 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 डन। और उन्होंने एक गलती भी की है अपने सोल्यूशन में, उन्होंने चेक डिसऑनर्ड वाला एंट्री ही नहीं पास किया, वो छूट गया उनसे, इसीलिए उनका बैंक का आंसर डिफरेंट आ रहा है, वो आप इग्नोर कर दो। बट उन्होंने ये 200 रुपया डिस्काउंट में लिया है।
क्लियर 6? दिस कंप्लीट्स माय डिस्कशन ऑन कैश बुक। मेन वाला कैश बुक हो गया। कल हम लोग एक छोटा सा स्पेशल कैश बुक के बारे में पढ़ेंगे, पेटी कैश बुक, उसके बाद हम लोग बीआरएस में इंटर कर जाएंगे। पेटी कैश बुक 2-5 मिनट का काम है, 2 मिनट बोलना है, काम खत्म, फिर क्वेश्चंस करना है, ठीक है। आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच। कल परसों दोनों की क्लास इंपॉर्टेंट रहेगी। बीआरएस हम लोग पढ़ेंगे, प्लीज क्लास एब्सेंट मत कीजिएगा। फाउंडेशन लेवल पे ऑलरेडी आपने पढ़ रखा है, 11 में पढ़ रखा है। हम लोग एक बेसिक रिवीजन करने के बाद हम लोग उसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। कोई होमवर्क नहीं शिवम, नो होमवर्क, अभी कोई होमवर्क नहीं। बेसिक्स वगैरह में क्या होमवर्क, कोई होमवर्क अभी नहीं, मतलब अभी मेरे पास क्वेश्चन नहीं है। कैश बुक का एक ही क्वेश्चन था, वो हमने कर लिया। थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय, कल मिलते हैं।